हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम लोग यह जानेंगे कि वैद्युत धारा क्या होती है, उसका मात्रक पढ़ेंगे, उसका बीमा पढ़ेंगे, साथ साथ यह भी जानेंगे कि हमारा शरीर से हमेशा कितना वैद्युत धारा प्रवाहित होता रहता है। साथ साथ यह भी देखेंगे कि कितना धारा हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक, तो आज सर्वप्रथम क्या पढ़े? वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। तो वैद्युत धारा को हम लोग आई से निरूपित करेंगे, बड़ी आई से या छोटी आई से निरूपित करेंगे। अब कैसे समझेंगे कि कहीं पर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? तो मान लेते हैं यह एक चालक है और इससे आवेश का सतत प्रवाह हो रहा है। तो जब किसी चालक से होकर आवेश का सतत प्रवाह होता है तो हम लोग कहते हैं कि उस चालक से धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। तो हम लोग कहेंगे कि जब किसी विद्युतीय परिपथ से आवेश का सतत प्रवाह होता है तब वही आवेश का सतत प्रवाह वैद्युत धारा का निर्माण करता है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं हम लोग, किसी चालक से होकर आवेशों का सतत प्रवाह वैद्युत धारा का यहां हम लोग एक चालक ले लेते हैं। यह एक चालक है और हम लोग मान लेते हैं इससे होकर इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, तो यहां जो आवेश का प्रवाह हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि इस चालक में प्रवाहित हो रही है वैद्युत धारा। क्या प्रवाहित हो रही है? वैद्युत धारा। तो आवेशों का सतत प्रवाह हो रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। चूंकि यहां पर ऋण आवेश प्रवाहित हो रहा है तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि धारा की जो दिशा ली जाती है वह ऋण आवेशों के प्रवाह के विपरीत ली जाती है। तो इसका अर्थ है कि जब आवेश, ऋण आवेश इधर प्रवाहित हो रहा है तो धारा का प्रवाह इधर होगा, उसके विपरीत होगा। आगे चल के जब हम लोग धारा का दिशा पढ़ने लगेंगे तब देखेंगे कि धारा की दिशा क्या होती है। तत्काल यहां यह देख रहे हैं कि ऋण आवेश इधर प्रवाहित हो रही है तो धारा का दिशा उसके विपरीत हो रहा है। तो हम लोग याद रखेंगे कि किसी चालक से होकर आवेशों का सतत प्रवाह वैद्युत धारा का निर्माण करता है। अब चलते हैं इसका परिभाषा के तरफ। परिभाषित कैसे करें? आवेशों के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की समय दर को
वैद्युत धारा कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रवाहित आवेश बटा प्रवाह समय। तो वैद्युत धारा बराबर क्या हो जाता है? प्रवाहित आवेश बटा प्रवाह समय। केस 1। यदि आवेश का प्रवाह समरूप हो तब वैद्युत धारा I बराबर हो जाएगा Q बटा T। तो अगर कोई पूछता है कि वैद्युत धारा क्या है, आप वैद्युत धारा की माप कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर आवेशों के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटा प्रवाह समय। अब दो केस आएगा, यदि चालक से होकर जो आवेश प्रवाहित हो रही है उसका प्रवाह समरूप हो तब अलग अवस्था आ जाता है, और जब प्रवाह असमरूप हो तब अलग अवस्था हो जाता है। ठीक, तो यदि आवेश का प्रवाह समरूप हो तब, यहां 2 बार हो तब लिख दिए, अच्छा कोई बात नहीं। तो यदि आवेश का प्रवाह समरूप हो तब वैद्युत धारा I बराबर क्या होगा? Q बटा T। अब चलते हैं दूसरा केस, केस 2। यदि आवेश का प्रवाह असमरूप हो तब, तो यदि आवेश का प्रवाह समरूप हो तब तो हम लोग वैद्युत धारा I बराबर Q बटा T ले लेते हैं। लेकिन यदि आवेश का प्रवाह असमरूप हो तब हमारे पास 2 प्रकार का धारा होगा, एक औसत धारा और दूसरा तात्क्षणिक धारा। तब औसत धारा एवरेज करंट, इसे IAVG से सूचित करेंगे। I में AVG लगाकर, AVG एवरेज को निरूपित करेगा। तो औसत धारा बराबर हो जाएगा कुल प्रवाहित आवेश कुल प्रवाह समय, अर्थात I एवरेज बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा T। समझ गए बात को? तो यदि आवेश का प्रवाह समरूप रहा तब तो वैद्युत धारा I बराबर Q बटे T लिखेंगे, और यदि आवेश का प्रवाह समरूप नहीं होकर के असमरूप हो गया तब यहां पर हमारे पास होगा औसत धारा और तात्क्षणिक धारा। तो औसत धारा एवरेज करंट को I में AVG लगाकर निरूपित करेंगे। तो औसत धारा बराबर हो जाएगा कुल प्रवाहित आवेश बटा कुल प्रवाह समय। I एवरेज बराबर डेल Q बटा डेल T। हम लोग 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं,
कुल प्रवाहित आवेश को डेल क्यू से निरूपित करते हैं और कुल प्रवाह समय को डेल टी से निरूपित करते हैं। तो अब बी में चले जाते हैं तात्क्षणिक धारा की ओर। तात्क्षणिक धारा इंस्टेंटेनियस करंट, इसे सिर्फ आई से निरूपित करेंगे। तात्क्षणिक धारा इंस्टेंटेनियस करंट, और तात्क्षणिक धारा I बराबर हो जाएगा डेल टी अप्रोचेज टू जीरो लिमिट डेल क्यू बटे डेल टी। तो I बराबर हो जाएगा डी क्यू बटे डी टी। हम लोग जानते हैं कि यह औसत धारा का सूत्र है, और अगर औसत धारा में यह लिमिट लगा दिया जाए डेल टी अप्रोचेज टू जीरो लिमिट, तब यही जो धारा होगा यह तात्क्षणिक धारा कहलाएगा। तो यह औसत धारा है, इसमें लिमिट लगाना है डेल टी अप्रोचेज टू जीरो लिमिट, तब यह हो जाएगा तात्क्षणिक धारा। और जब हम लोग इसे हटाते हैं तो यह हो जाता है डी क्यू बटे डी टी। तो तात्क्षणिक धारा का सूत्र हो गया I बराबर डी क्यू बटे डी टी। अब हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग देख लिए सबसे पहले, तो जब किसी चालक से होकर आवेश का सतत प्रवाह होता है, तब वही आवेशों का सतत प्रवाह किसका निर्माण करता है? वैद्युत धारा का निर्माण करता है। और अगर आवेश का प्रवाह समरूप हुआ तो I बराबर क्यू बटे टी लिखते हैं। अगर आवेश का प्रवाह समरूप नहीं होकर के असमरूप हो गया, तब दो स्थितियां आ जाती है, एक औसत धारा और दूसरा तात्क्षणिक धारा। अब हम लोग चलते हैं सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें नोट करने हैं। पहला, फर्स्ट, वैद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों है, किंतु वह सदिश बीजगणित के सभी नियमों का पालन नहीं करता है, अतः वह एक तो वैद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, किंतु वह सदिश बीजगणित के सभी नियमों का पालन नहीं करता है, इसीलिए वह एक अदिश राशि है। तो अगर कोई क्वेश्चन करता है कि वैद्युत धारा सदिश है या अदिश है, तो कहेंगे सर यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है? वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। लेकिन कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकता है कि एक बात बतलाइए, जब इसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, तो दोनों होने पर इसे सदिश राशि होना चाहिए या अदिश क्यों है?
तो कहेंगे सर क्योंकि यह सदिश बीजगणित के सभी नियमों का पालन नहीं करता है, इसीलिए यह क्या है, अदिश है। दूसरा, वैद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। तीसरा, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण से, हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ चुके हैं स्थिर वैद्युतिकी में। उसमें पढ़े थे कि Q बराबर होता है Ne, जहां N बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मान 1.6 गुनी 10 पर पावर -19 कूलम होता है। इसलिए वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q बटा T होता है। तो I बराबर हो जाएगा Ne बटा T। तो आवेश का क्वांटमीकरण हम लोग स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसमें पढ़े थे कि Q बराबर Ne होता है, जिसमें N है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी, और E का मान, E इलेक्ट्रॉनिक आवेश है जिसका मान 1.6 गुनी 10 पर पावर -19 कूलम होती है। तो अब वैद्युत धारा I बराबर Q बटा T होता है, जानते हैं, तो Q का मान रख देंगे Ne, तो I बराबर हो गया Ne बटा T। अब चलते हैं चौथा पॉइंट की तरफ। कौन सा पॉइंट होगा अब, फोर्थ पॉइंट। अब देख लेते हैं कि यह फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। यदि कोई आवेश Q R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तब धारा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक आवेश है Q और वह R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। एक आवेश है Q और वह R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तब उसके गति से हमें कितना धारा प्राप्त हो सकता है। तो मान लेते हैं यह एक वृत्ताकार पथ है और इस पथ की त्रिज्या कितनी है, R, और यह जो आवेश है Q यह गति कर रहा है V चाल से। किस चाल से, V चाल से। और मान लेते हैं कि जब यह आवेश इस वृत्ताकार पथ पर गति करता है तब I धारा का निर्माण होता है। कितना धारा का, I धारा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां समय ज्ञात कर लेंगे कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। आवेश को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर हो जाएगा एक चक्कर में
तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे चाल। हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो आवेश को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर हो जाएगा एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे चाल। तो मान लेते हैं समय कितना है t, और एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा बतलाओ। तो एक चक्कर में जो दूरी होता है वह परिधि के बराबर होता है। किसके बराबर? एक चक्कर में जो यहां दूरी होगा वह परिधि के बराबर होगा, और परिधि क्या होती है? 2πr। अब बटा चाल कितना है? v। अब वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q बटा T पढ़े हुए हैं। यहां जो Q है यह बड़ी Q सूत्र में लिए थे यह, लेकिन यहां पर छोटी Q है, तो हम लोग बड़ी Q के बदले छोटी Q लिख देंगे। और समय जो T है इस T के बदले 2πr बटे भी लिख देंगे। तो यह हो गया Q बराबर I बराबर Q भी बटे 2πr। तो समझ गए कि जब कोई आवेशित कण जिसका आवेश Q हो R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तब जो हमें धारा प्राप्त होती है उसका मान होगा Q भी बटा 2πr। अब चौथा पॉइंट के बाद हमें चलना चाहिए किसके तरफ? पांचवा पॉइंट के तरफ। पांचवा पॉइंट होगा धारा का, यहां धारा बोले तो वैद्युत धारा, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, संकेत ए होता है, बड़ी ए। अगर पूरा लिखना हो तो स्मॉल ए, और संकेत लिखना हो तो बड़ी ए। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड होता है, जबकि इसका सीजीएस मात्रक होता है बायोट। क्या होता है? बायोट होता है। तो वैद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, जबकि सीजीएस मात्रक होता है इसका बायोट। अन्य प्रायोगिक मात्रक, अन्य प्रायोगिक मात्रक में हो जाता है मिली एम्पियर। हम लोग जानते हैं 1 मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाता है। नैनो एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर बराबर 10⁻⁻9 एम्पियर हो जाता है। तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, सीजीएस मात्रक बायोट, अन्य प्रायोगिक मात्रक में मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होती है, 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर, और 1 नैनो एम्पियर में होती है 10⁻⁻9 एम्पियर। अब हम लोग इसका उपयोग ज्यादातर क्यों करते हैं? क्योंकि यह जो धारा है 1 एम्पियर का, यह 1 एम्पियर का धारा थोड़ा बड़ा धारा है, अधिक धारा है, ठीक। और सभी उपकरण से इतनी धारा प्रवाहित नहीं होती है। हमारे घर में जो ट्रांजिस्टर होते हैं, डायोड होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उस सब से जो धारा प्रवाहित होती है ना, वह मिली या माइक्रो एम्पियर की होती है। तो इसीलिए हम लोग जो छोटे मात्रक है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, इस सब का उपयोग ज्यादा करते हैं।
एम्पियर में बड़ा धारा जो होता है उसकी ही माप होती है। जैसे हमारे घर में लगा हुआ है पानी गर्म करने वाला गीजर, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वह एम्पियर में होगी। हमारे घर में लगा हुआ है हीटर, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वह एम्पियर में होगी। लेकिन हमारे घर में ट्रांजिस्टर होगा, डायोड होगा, इस सब में जो धारा प्रवाहित होती है वह मिली या माइक्रो एम्पियर की होती है। अब छठा पॉइंट, बीमीय सूत्र। इसका बीमीय सूत्र स्क्वायर ब्रैकेट आई या स्क्वायर ब्रैकेट ए लेंगे। नेक्स्ट नंबर 7, मानव शरीर से प्रवाहित धारा लगभग 1 माइक्रो एम्पियर की होती है। हमारा शरीर से हमेशा लगभग एक माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित होती रहती है। इस धारा से हमें कोई हानि नहीं होती है। तो कोई पूछे कि अभी आपके शरीर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 माइक्रो एम्पियर की कोटि की, लगभग 1 माइक्रो एम्पियर की धारा मानव शरीर में हमेशा प्रवाहित होती रहती है। किंतु मिली एम्पियर की धारा मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो मानव शरीर से इतनी धारा तो प्रवाहित होती रहती है हमेशा, लेकिन अगर धारा का मान बढ़ के मिली एम्पियर में हो जाए तो वह धारा मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, बहुत हानिकारक। नेक्स्ट चलते हैं, कितना नंबर, 9वां नंबर, घरेलू वैद्युत उपकरणों से अप्रॉक्स 0.5 एम्पियर की होती है। कुछ में इससे बहुत ज्यादा भी होती है, कुछ में इससे थोड़ा कम भी होती है, कुछ में इससे बहुत कम भी होती है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि हमारे घर में जैसे रेडियो, टीवी यह सब होता है, मोबाइल सब जो चार्ज करते हैं, तो इस सब के लिए जो धारा होती है वह 0.5 एम्पियर की कोटि की होती है। तो घरेलू वैद्युत उपकरणों से धारा लगभग 0.5 एम्पियर की होती है। कुछ में बहुत ज्यादा भी होती है। हमारे घर में जो पानी गर्म करते हैं, चाय जो बनाते हैं, केटल जो होता है, इलेक्ट्रिक केटल, उस सब में धारा 13 एम्पियर तक भी प्रवाहित हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। 10वां नंबर, थंडर स्टॉर्म के कारण वायुमंडल में धारा 10,000 एम्पियर। थंडर स्टॉर्म के कारण जो वायुमंडल में धारा होती है वह 10,000 एम्पियर की हो सकती है, बहुत अधिक होता है। इसी कारण जब बिजली चमकने के दौरान हमारे शरीर पर, किसके दौरान, बिजली चमकने के दौरान जब हमारे शरीर पर थंडर स्टॉर्म हो जाता है, थंडरिंग हो जाता है, तो इतनी ज्यादा धारा हमारे शरीर पर अचानक आक्रमण करती है कि हमारा शरीर प्रायः जल जाता है। इसीलिए हमें जब बिजली चमक रही हो, थंडरिंग हो रही हो, तब बाहर नहीं घूमना चाहिए, घर में रहना चाहिए, क्योंकि उस समय जो वायुमंडल में धारा प्रवाहित होती है वह 10,000 एम्पियर की होती है, जो मानव शरीर क्या, पेड़ पौधे जानवरों के लिए भी बहुत हानिकारक होता है और उसे भी जला देता है। अब हम लोग
एक छोटा सा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। यह क्वेश्चन है किसी चालक से होकर 1 सेकेंड में कितनी इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होने पर धारा का मान 1 एम्पियर, धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो किसी चालक से होकर 1 सेकेंड में कितनी इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होने पर धारा का मान 1 एम्पियर होगा, यह क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले धारा कितना दिया हुआ है हमें, 1 एम्पियर। समय कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। ठीक, और हमें एक चीज और पता है, ई का मान होता है 1.6 गुनी 10 पर पावर -19 कूलम। और ज्ञात क्या करना है, कितनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n बराबर वाट। कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो अभी तुरंत पढ़े हैं कि I बराबर होती है NE/T, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, NE बराबर IT, तो N बराबर IT/E। I का मान 1 है, T का मान 1, E का मान 1.6 गुनी 10 पर पावर -19। मात्रक छोड़ देते हैं क्योंकि जानते हैं यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर रहे हैं और संख्या का कोई मात्रक होता नहीं है। यह 1/1.6, इसे 10 पर पावर 19 लिख सकते हैं, 1 0 इसे दे देते हैं, तो 10/1.6 गुनी 10 पर पावर 18 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 6.25 गुनी 10 पर पावर 18। यही हो गया आंसर। अर्थात किसी चालक से 1 सेकेंड में जब इतना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तब जाकर के वैद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर। कितना होगा, 1 एम्पियर। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।